नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल वो क्या बोल गया कि भारतीय नोटों पर, भारतीय करेंसी पर जो है माता लक्ष्मी और प्रभु गणेश की फोटो होनी चाहिए। माता लक्ष्मी, प्रभु गणेश और प्रभु राम जी, ईश्वर, खुदा, गॉड, वाहेगुरु ने यही आदेश दिया है कि जिन अमर शहीदों ने अपने प्राण दे करके इस मुल्क को बचाया है, इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया है, वही वातावरण लाने की जरूरत है। तो इस देश को जो आवश्यकता है, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि उस कलंक मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो हटा करके हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही फोटो होनी चाहिए। देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित जन जन में वो राष्ट्रभक्ति आने की आवश्यकता है। और ये सभी लोग सभी हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम ये स्पष्ट रूप से जान ले कि हमारा यह देश भारत के संविधान पर आधारित है, जो सरपंथ समभाव की बात करता है। इसलिए और ये किसी पंथ पर आधारित देश नहीं है। तो किसी पंथ से संबंधित कोई भी इस तरह से उसका कोई भी उसका प्रतीक या किसी भी रूप में हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और दूसरी ओर हमारे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना, जिसका कि अभी भी बहुत अभाव है, उसको लाने की जरूरत है। तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो ही भारतीय नोटों पर आने की आवश्यकता है। और किसी भी पंथ से संबंधित जो हमारे प्रतीक हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी, प्रभु गणेश इत्यादि, कोई कह रहा था कि
वो नानक जी कोई कह रहा था कि वो अल्लाह या खुदा का या गॉड का, बिल्कुल नहीं। इन लोगों ने ही तो आशीर्वाद दिया है। इन लोगों के ही आशीर्वाद से हमारे इन अमर शहीदों ने इस मुल्क की खातिर खून बहाया हुआ है, और उन्हीं का आदेश है कि इस देश में जो वातावरण हो, जो माहौल हो, वह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि का माहौल हो। तो उनके प्रतीकों की आवश्यकता है इसमें, और किसी भी पंथ से संबंधित किसी भी प्रतीक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें, और ये देश में जो है यानी पंथ की बात ला करके देश में नफरत फैलाने वालों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हमारे भारतीय भाई बहन इन मीडिया वालों का क्या इलाज कर सकते हैं, वो तो उतना प्रभावकारी नहीं होगा। या तो हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन इस मीडिया का बहिष्कार करें, और जो उनके सिपा सालार जो YouTube खोल के बैठे हैं उनका भी बहिष्कार करें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो सबसे आसान है कि जो शक्तियां इस तरह की नफरत फैलाने वाले गतिविधि को हवा देती हैं, उन शक्तियों को जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनको नस्ते नाबूद करना आपके लिए आसान है, और वो दायित्व आप जो है वो निभा सकते हैं, क्योंकि मताधिकार का अमोघ अस्त्र जो है आपके हाथों में है। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जब तक ये शक्तियां नस्ते नाबूद नहीं होंगी, तब तक इस तरह की गंदगी जो है वो आती रहेगी। और देश की अहमियत, देश का महत्व पूरे देश के लिए भी है, हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों के लिए भी है, और यह उनको समझने की आवश्यकता है। तो केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, इसी प्रकार जो भी हो, यह देश के लिए खतरा है, प्रश्न देश का है, और ऐसा एहसास हर एक भारतीय भाई बहन में आना चाहिए। तो इस सच्चाई को देखते हुए केजरीवाल की सभाओं में जब लोग दिखाई पड़ते हैं, तो ये बहुत बड़े राष्ट्रीय कलंक का एक नज़ारा दिखता है कि इतने बड़े देश के गद्दार और देश के दुश्मन, देश के भारतद्रोही की सभा में लोग देखते हैं। यही बात जब भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाता है और निवेदन करता है, तो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस के जो पालतू मीडिया के लोग कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर इनके सभाओं को शून्य करने वाली बात करते हैं। अब भारतीय जनता दल ऐसे जीएनपीसी के पालतू पत्रकारों जिनकी मानसिकता जो है वो भारत विरोधी ही है, तो उन पर, उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और हमारे भारतीय भाई बहन भी समझ गए हैं कि अपने इस मानसिक दायरे के अलावा ये कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए ये हमेशा भारत विरोधी ही बात बोला करेंगे, यह मान करके, यानी उनकी बातों को पर जरा भी जो है गौर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, और भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से विशेष करके जो चुनाव चल रहा है,
गुजरात में जिसकी तिथियां अभी 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 घोषित होनी बाकी हैं, हिमाचल में, और इसका जो राहुल का जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे भारतीय भाई बहन केजरीवाल हुआ, चाहे राहुल गांधी हुआ, इसके साथ चलना, इसके इर्द गिर्द घूमना, इनके सभाओं में जाना, यह एक बहुत बड़े राष्ट्रीय कलंक का द्योतक है। और राष्ट्रीय कलंक के विषय में कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे स्वामी विवेकानंद, हमारे महान संत और बहुत बड़े दार्शनिक, इस हमारे भारत के जो है स्वामी विवेकानंद, और हमारे देश के अनमोल हीरा रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इस विषय में चेतावनी दी है। हमारे महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने खास करके जो बौद्धिक वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, कुलीन वर्ग है, अभिजात वर्ग है, और जो है सामंतशाही दृष्टिकोण वाला, उनके विषय में जो उनका तजुर्बा रहा है वो बताने की आवश्यकता है। और जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे साधारण आम भारतीय भाई बहन और गरीब भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको समझें। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उनका कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई जनहित का, भारतीय समाज के हित का या इस देश के हित का कोई मामला है, तो उस पर मिलने वाले समर्थन के विषय में यदि कुछ आशा की जा सकती है तो हमारे मासे से, हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है। वरना जो संभ्रांत वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, जो अपने को कुलीन कहता है, कुलीन और अभिजात कहता है, और जो सामंतशाही जो है वो दृष्टिकोण का है, वह नैतिक रूप से और वैसे भी मर चुका है। तो आज भारतीय जनता दल कब से जगा रहा है, लेकिन ये उनकी मानसिक कुंठा जो है बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। तो दूसरा, हमारे देश के अनमोल हीरा बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इस संबंध में क्या हैं वो भी जान लेने की आवश्यकता है। और उन पर कुछ स्वार्थी तत्व आरोप लगाते हैं ना कि बाबा साहब ने हमारे देश के जो विद्वान लोग हैं और विद्वान लोग हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं, और जबकि हमारा देश विश्व गुरु रहा है। तो उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उनकी वास्तविक स्थिति पर उन्होंने बहुत एक बेबाकी से और बहुत फाइनेंसी के साथ, यानी बहुत बारीकियों के साथ उन्होंने जो तजुर्बा रखा है, वह पूरे देश के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत बेशकीमती है, और उसको समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा, हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ ही अपवादों को छोड़कर जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। और उसके बिल्कुल एक जीते जागते नमूने के रूप में
ये बीजेपी का जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, जो बाबा साहब का की चेतावनी है, उसका ये जीता जागता नमूना है। अपना बौद्धिक अहंकार जो से बस यही साबित करना चाहता है कि हिंदू सनातन पंथ जो है अन्य पंथों से श्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ी खुराफात है। हिंदू मुस्लिम की जो नफरत का जो इसमें दौर चला है, उसमें हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की भूमिका जो है बहुत ही खतरनाक किस्म की। हमारे स्वामी विवेकानंद बोल गए हैं कि भाई सभी पंथ समान हैं, सबको बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए। और उसमें भारतीय जनता दल ने विशेष रूप से कहा है कि सभी पंथ समान हैं, सबको समान रूप से इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन वो पंथ जो है उनका अनुसरण व्यक्तिगत रूप से करने की आवश्यकता है। अपने घर के अंदर जो भी आपका विधि विधान है, संस्कार, उसके अनुसार हमारे सामूहिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, भारतीय जीवन में उनका कोई स्थान नहीं। यही चीज समझ लेने की आवश्यकता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जहां एक और हिंदू सनातन, दूसरी ओर या असदुद्दीन जैसे लोग बैठे हैं, हिजाब वाली वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और जब मौका आएगा दूसरे मौके पर तो ये बोलता है भारत की बेटी। तो ऐसे तत्वों से जो है जो हिंदू सनातन चला रहे हैं वो, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, टीएस हसन जैसे लोग, शफीकुर रहमान वर्ग जैसे लोग, और तौकीर अजहर जैसे लोग, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोग, और पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, इन्होंने नफरत का बाजार शुरू कर रखा है। ये चिंता बराबर जो है भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से को बता रहा है। लेकिन सावधानी ये है कि इनकी बातों पर मत आइए और इनकी सभाओं को शुरू नहीं करिए। इनकी गतिविधि को जो है वो हतोत्साहित करिए, इनके मंसूबों को पस्त करिए। उसके तरीके मैंने बताया था कि इनकी सभाओं में मत जाइए, काले झंडे दिखाइए। तो उसी प्रकार केजरीवाल को भी पस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो देश का गद्दार है। हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन इस केजरीवाल की बातों में जरा भी ना है। ये वही शख्स है केजरीवाल जिसने, और मैं समझता हूं गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहन किसी भी रूप में, व्यापारिक रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनके लिए भी इस देश का महत्व है। बस उसको एहसास करने की आवश्यकता है। तो ये केजरीवाल जो है उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का, जिसने सरेआम, खुलेआम, सार्वजनिक रूप से कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थक है ये। तो हमारे गुजरात के जिनके भारतीय भाई बहन बिल्कुल जाने कि ये देश बहुत बड़ा गद्दार है। जब गद्दार है तो गद्दार के मुंह से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का कोई मतलब नहीं है। तो उस झांसे में ना है, और इसकी हर सभा का जो है वो बहिष्कार करें, तब जाकर हमारा देश ये बचेगा। जब से इस गद्दार के झांसे में हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, दिल्ली के हमारे मतदातागण भारतीय भाई बहन इसको सर पे बिठा लिया, और उसी प्रकार भूल से हमारे पंजाब के मतदातागण भारतीय भाई बहनों ने इसको सर पे बिठा लिया, तब से ये समस्या और बढ़ गई, इसका मंसूबा और बढ़ गया। तो इसकी गद्दारी का नमूना बस यही नहीं है कि इसने
वो घोर गद्दार कन्हैया कुमार जिसने कि नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया। बल्कि ये अपने प्रशांत भूषण और जोगेंद्र यादव जबकि ये दोनों आम आदमी पार्टी में थे, उनसे कश्मीर पर भारत विरोधी वक्तव्य दिलवाया कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्लेबिसाइट कराया जाना चाहिए। वही वाला वक्तव्य जो इस देश का दुश्मन गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जब पूरी गद्दारी कर लिया और जम्मू कश्मीर जो जिसका कि अंतिम और जिसका कि पूर्ण और अंतिम रूप से भारत में विलय होने के कारण जो कि भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको जो है पाकिस्तान के हवाले करने में जब वो कामयाब नहीं हो पाया, तब उसने एक अंतिम अस्त्र के रूप में उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जो है जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। और इस तरह का खतरनाक बयान, भारत विरोधी बयान उसने यूं ही नहीं दिया था, जानबूझ करके। उसको मालूम था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है, वो बहुत संख्या में है, मेजॉरिटी में है। इसलिए उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है। यह मंसूबा था उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का। हालांकि तो और उसके बाद वाला मंसूबा जो कि वो कहना चाह रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने वो नहीं बोल पाया। वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपना मन के अंदर छिपा हुआ जो घिनौना उसका मंसूबा था, जो कि नहीं बोल पाया कि यदि ये जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। ये उसकी मंशा थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं कह पाया। उसको ये गद्दार केजरीवाल अपने दो सिपा सालार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से वही मंसूबा कहलवा दिया कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। इस स्तर का ये गद्दार है ये केजरीवाल। भारतीय जनता दल का हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहनों से यही नम्र निवेदन है कि इस गद्दार को पहचानिए। इसकी सभाओं में जाना जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है। उस राष्ट्रीय कलंक को मिटाने का आपका फर्ज है। और खालिस्तानी आतंकवादियों से इसके संबंध निकले हैं। कई ऐसे माने प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि ये इसका संबंध जो है खालिस्तानी आतंकवादियों से है। और एक बार वो वक्तव्य भी दिया था कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या पंजाब का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो पंजाब का प्रधानमंत्री तो तभी बन सकता है जबकि पंजाब को भारत से अलग करवा ले। तो बहुत खतरनाक मंसूबा था। यही चीज हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है कि बहुत ही खतरनाक देश विरोधी और देश का गद्दार है केजरीवाल। लेकिन उससे बड़ी गद्दारी बीजेपी वालों की है कि इस गद्दार केजरीवाल को देखिए। प्रश्न देश का, इसीलिए जो भारतीय जनता दल जो बराबर जो फोकस कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है कि देश को बचाइए। गद्दार राहुल गांधी से, गद्दार जो है वो ये सोनिया गांधी से, गद्दार केजरीवाल से, और जो बीजेपी वाले जो गद्दारी कर रहे हैं,
बीजेपी वाले कभी भी केजरीवाल को देश का गद्दार नहीं कहते हैं। यही गद्दारी जो है बीजेपी वालों की है, वो भारत के खिलाफ। और ये मोदी महोदय इसको तब से पाल रहे हैं, इस गद्दार जो है वो केजरीवाल को। यही दुखड़ा है, वो देश का। बस इस विषय में क्या बोलते हैं कि यह केजरीवाल झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, और जो है अब अपने झूठ को साबित करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का जो टैक्स है, टैक्स को जो विज्ञापन में खर्च करता है, बस। और देखिए बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद जरा देखिए कि यदि इनको राष्ट्र की चिंता है, देश की चिंता है, देशभक्ति की बात है, देशभक्ति जैसा कि ये दावा करते हैं, तो जो है कहता है कि जम्मू कश्मीर पर जो है जन्म संग्रह करा करके यदि वो जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आए और तब वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, तब भी ये बीजेपी वाले इस केजरीवाल को देश का गद्दार नहीं कहते। तो बीजेपी वालों की गद्दारी जो है, और वो भी अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जान लेने की आवश्यकता है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर अपने भारतीय भाई बहनों से, खास करके जो चुनाव है इसमें गुजरात में, इसकी सभाओं को शून्य करिए, राष्ट्रीय कलंक को मिटाइए। बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है। इसी प्रकार जो कन्हैया कुमार ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसकी सभाओं में लोग दिखते हैं और उसे मैंने देश से संबंधित सवाल पूछते हैं। उन सभी भारतीय भाई बहनों से, और यदि ये यूट्यूब का संदेश वहां तक पहुंचता है, और हमारे भारतीय भाई बहनों से भी ये विशेष निवेदन है कि हमारे सभी जो यूट्यूब को जन जन तक पहुंचाने का एक राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएं। तो कन्हैया कुमार की सभाओं में लोग आते हैं और उस कन्हैया कुमार को बिल्कुल दिमाग में रखें कि ये वही शख्स है जिसने बोला है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसकी सभाओं में जाना जो है ये एक राष्ट्रीय अवसाद है, राष्ट्रीय कलंक है। और निवेदन है भारतीय भाई बहनों से कि इस कलंक को मत लीजिए ना, और इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। और इस कलंक को मिटाना जो है आप ही की जिम्मेदारी है। तो और इसीलिए इन सबों के हौसले वो बढ़ जाते हैं। कन्हैया कुमार हुआ, राहुल गांधी हुआ, केजरीवाल हुआ, ये घोर गद्दार है इस देश के। और हमारे देश के लोग इसको बीजेपी लाख गद्दारी कराए इनको बचाने की। लेकिन हमारी आवाम जो है, आदरणीय आवाम, खास करके दक्षिण भारत के जो लोग हैं हमारे दक्षिण भारत के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, अब तो ये केरल से निकल आया है, कर्नाटक में आ गया है भारत जोड़ो। और इतना ही कहे कि भाई तुम इस देश के तोड़ने वाले हो, तुम इस देश के तार करने वाले हो, जो है तुमको कहां से ये नैतिकता आ गई, और जो है कहां आ गई कि तुम जो है भारत जोड़ो की बात करो, कि भारत जोड़ो की बात तुम करो। सभी लोग आईना तो दिखाएं इसको, और ये आईना आज नहीं तो कल दिखाना पड़ेगा। ये आईना जितना जल्दी हो सके देश के दुश्मनों को पहचानिए, देश के गद्दारों को पहचानिए। यदि इस राष्ट्र को इन देश के दुश्मनों से बचाना है तो
तो राहुल गांधी के आसपास जाना, घूमना, उसके साथ पैदल चलना, ये बहुत बड़ा वो राष्ट्रीय कलंक है। ये पता है ना कि भाई ये चीन के मामले में हमेशा चीन के प्रति जो है, चीन के पक्ष में हमेशा वो माहौल बनाना, भारत के खिलाफ माहौल बनाना, और ये बोलना कि भारत राष्ट्रीय नहीं है। अब वही बात है। कभी कभी ये गद्दार राहुल गांधी बोल रहा है कि भारत राष्ट्रीय नहीं है, अब फिर कहता है कि यानी ये भारत जोड़ो, ठीक है ना। और ये भी बोलता है कि हमने एक अवसर पर ये बोलता है ये गद्दार राहुल गांधी कि हमने इस देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, केरोसिन छिड़क दिया है, और दूसरे अवसर पर यह बोलता है कि भारत जोड़ो। और इसके चमचे बोलते हैं कि देश में बड़ा नफरत है। नफरत जो है इसी के एजेंट जो है वो फैला रहे हैं। बीजेपी भी फैला रही है, लेकिन बीजेपी ज्यादा बदनाम हो रही है। बीजेपी ज्यादा बदनाम हो रही है, लेकिन उसका भी आता है, लेकिन ज्यादा नफरत जो है फैलाने वाले इसी राहुल के एजेंट हैं, इसी केजरीवाल के एजेंट हैं, कम्युनिस्टों के एजेंट हैं, नफरत फैलाने वाले। अरे इसके विषय में तो बल्कि भारतीय अवाम ताकत दल ने यहाँ तक कहा हुआ है, और अभी भी इस बात पर कायम है कि यदि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की ठीक से जांच की जाए, जो कि नफरत फैलाने का सबसे बड़ा एजेंट है, तो बिल्कुल देश के सामने आ जाएगा कि इसको अवश्य जो है वो चीन की फंडिंग मिल रही है। और ये मैंने लगता तो है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता है, लेकिन है ये एजेंट जेएनपीसी का। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है एजेंट जो है गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कांग्रेस का एजेंट है, जो कि चीन की फंडिंग पर यह भारतीय अवाम ताकत दल की आशंका है कि यदि इसकी जांच कराई जाए तो यह तथ्य, यह हकीकत मुल्क के सामने आ जाएगा कि चीन की फंडिंग पर हमारे देश को जो है हिंदू मुस्लिम में ये जो है नफरत ये फैला रहा है। और इसके नफरत फैलाने का जो तरीका है कि कुछ थोड़ा सा नेहरू के विषय में बोल देगा, कुछ गांधी के विषय में बोल देगा, थोड़ा, लेकिन नेहरू को देश का बहुत बड़ा खतरनाक दुश्मन के रूप में बेनकाब ना हो जाए, इसकी भी साजिश करता है। मोहनदास करमचंद गांधी इस देश का खतरनाक गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो जाए, इसकी भी साजिश करता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और ये सब बोल करके फिर जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण। क्या कहा जाए, वो एक बार वो कह रहा था कि ये सबसे बड़ा मिथ्या है। मैंने ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को मैंने देखा बोलते हुए, वो कह रहा था कि यह सबसे बड़ा माने मिथ्या है कि सभी धर्म वो बराबर है। अब इस विषय में इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को क्या कहा जाए। यह बात कम से कम हमारे जो है महान संत और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद को से जरा वो सीख ले, जिन्होंने सभी पंथों की महानता की बात कही है, जिन्होंने ये कहा कि भाई हिंदू सनातन पंथ की महानता इसी में है कि वह दूसरे पंथों की महानता का आदर करे, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे पंथों की महानता इसी में है कि वो भी दूसरे पंथों की महानता का आदर करें। तो इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को उनसे सीख लेनी चाहिए। और इसकी गद्दारी तो और भी है। जरा आप लोग सोचिए इस बात को। इस देश में एक नफरत का माहौल चल रहा है,
और खास करके वो हिंदू मुस्लिम वाला वो सबसे ज्यादा। बाकी तो जो है माने भाषागत, प्रांतगत और जातिगत तो उनका माहौल तो खैर है ही नफरत का और आपसी माने तनाव का, भेदभाव का और भेद विभेद का। तो अब इस नफरत को जिस किसी को भी इस देश से मोहब्बत होगी, इस मुल्क से मोहब्बत होगी, उसको चिंता होगी भाई कि कैसे ये नफरत जो है वो दूर की जाए। और विशेषता इस बात की है कि जो ये चिंता का विषय है नफरत वाला, इस पर माने इस पर जितने भी दल हैं और मीडिया वाले जो हैं, इसी आग में घी डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं सर। तो उसमें जो सबसे कारगर है कि भाईचारा, आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित भाईचारा और या गंगा जमुनी तहजीब, इन दोनों का ये मजाक उड़ाता है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। तो समझ जाइए किस स्तर का ये गद्दार है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। कहता है कि भाईचारा क्या होता है, वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए, बताइए। और यही भाषा थोड़ा मुलम्मेदार अल्फाजों में सुधांशु त्रिवेदी भी बोलता है। यही भाषा वो सुदर्शन टीवी का जो है वो सुरेश चौहान के भी बोलता है। ये जितने भी नफरत फैलाने वाले हैं वो भाईचारा का मजाक उड़ाते हैं। और जो भाईचारा इस देश में जो नफरत का माहौल चल रहा है, उसका सबसे पक्का इलाज है उसका। तो समझ जाइए कि ये सब कितने खतरनाक है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन, मेरा जो निवेदन आपको है, ये तभी सार्थक होगा कि जब आप इसके प्रति संवेदनशील होइए। और उस संवेदनशीलता का यही निशानी है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ केजरीवाल को, राहुल गांधी को और जो है इसको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, यति नरसिम्हानंद सरस्वती को, तौकीर रजा को, एस.टी. हसन को, सफीकुर रहमान वर्क को, वामन मेश्रम जो कि बराबर हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बराबर वो आग उगलता है। और उसके साथ जो है जो वो राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर रावण, सभी इनको हतोत्साहित करने की जरूरत है। और उनको हतोत्साहित करने की जो जिम्मेदारी है, जो क्रमशः है उनके भ्रमजाल में जो फंसे हुए हैं, जो हमारे भारतीय भाई बहनों को वो तबका जो कि इनके क्रमशः जो है भ्रमजालों में, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो इसलिए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कंधों पर ही ये जिम्मेदारी बनती है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के कारनामों को कुचलें और उसके मंसूबों को पस्त करें। उसी प्रकार हमारे पिछड़े जो भारतीय भाई बहन है या उपेक्षित भारतीय भाई बहन है, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वामन मेश्रम के कारनामों को कुचलें और उसके मंसूबों को पस्त करें। और उसके ही नहीं जो है वो यानी राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर और चंद्रशेखर रावण, और खास करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन या हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती है। अब आप लोग जान भी लीजिए, बाबा साहब ने लाख अपमान सहा, जलालतें झेली, कठिनाइयों का सामना किया, दुश्वारियों का सामना किया, लेकिन कभी भी वो प्रतिशोध की भावना से, नफरत की बात उन्होंने कभी नहीं कहा। बस उन्होंने कहा कि भाई ये जो तबका है हमारा, जो पिछड़े भारतीय भाई बहनों का है, इसके साथ एक संस्थागत अन्याय हुआ है, सिस्टमेटिक इसके साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत चोट मिली है, इसको बहुत घाव मिले हैं।
इसको एक सामाजिक मरहम लगाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल इससे सहमत है बिल्कुल कि पहला मरहम है कि इनको हम बराबरी का सम्मान दे करके वो मरहम लगाए हैं। बराबर भारतीय जनता दल का था। और ऐसे तत्वों की गतिविधियों को कुचलें जो कि इनको हरिजन और चमार कहते हैं। ऐसे तत्वों की गतिविधियों को भी कुचलने की आवश्यकता है। और जान लीजिए कि जितने इस तरह के तत्व हैं जो कि सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, उनका एक घटिया किस्म का तर्क होता है, सनातन सनातन सनातन। सनातन के वो पोषक नहीं है, सनातन के वो हितैषी भी नहीं है, और सनातन के वो प्रतिनिधि भी नहीं है। वो सनातन के बहुत खतरनाक दुश्मन हैं, सनातन के भी, इस भारतीय समाज के भी और इस देश के भी खतरनाक दुश्मन है। सनातन का उनका मुखौटा है। सनातन तो हमेशा जो है विश्व बंधुत्व की बात करता है, सबसे प्रेम, वो प्रेम की बात करता है, सबके सम्मान की बात करता है। ये जो ठेकेदार बीच में और सनातन में जो ठेकेदारों के ही कारण जो है ये दुर्दशा हुई कि हमारे ये पिछड़े उपेक्षित भारतीय भाई बहन शूद्र के नाम पर, यानी उनको शूद्र बोल करके हजारों साल तक जो है उनको चोट दी गई, घाव दिए गए, उनका शोषण किया गया, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और कभी कभी इज्जत का। और इसको ये सनातन के जो ठेकेदार हैं, सामंत साहब, इस गलती को मानते भी नहीं। हिमांशु त्रिवेदी जो है कभी मानता, तमाम झूठ मूठ की बातें कि हम हमारे पुरातन में ये था वो था, लेकिन कभी नहीं मानता है कि इसी हमारे सनातन समाज ने एक तबके को शूद्र बोल करके हजारों साल तक संस्थागत जो है सिस्टमेटिक रूप में लगातार जो है उसका शोषण किया, उसको घाव दिया, चोट दिया, अपमानित किया उसको। कभी भी नहीं को बोलता है ये सुधांशु त्रिवेदी। तो खैर कोई बात नहीं है। इसका इलाज है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कि अभी फिलहाल जो नफरत फैला रहे हैं, खास करके ये जो वामन मिश्रम है और आपका जो है राज रत्न जो है वो अंबेडकर है, प्रकाश अंबेडकर है, चंद्रशेखर रावण है, इनकी गतिविधियों को हतोत्साहित करिए, इनके मंसूबों को पस्त करिए। ये निवेदन है भारतीय जनता दल का अपने उपेक्षित और पिछड़े भारतीय भाई बहनों से। जितना जल्दी हो सके इसका निवारण वो करना होगा। तो उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन है कि पुष्पेंद्र कृष्ण से जो गद्दार है उसके मंसूबों को पस्त करिए, उसके स्वभाव में मत जाइए, काले झंडे उसको दिखाइए। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि असदुद्दीन के मंसूबों को पस्त करिए वो, और उसकी सभाओं को शून्य करिए। तो जब ये पस्त होंगे तभी नफरत का जो है बाजार वो खत्म होगा, और खत्म करना है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का झूठ वो फैला रहा है तो उस झूठ की विषय में वास्तविकता जो है हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को बताना भी जरूरी है। वो कहा ना कि एक दिन मेरे जीते जी या मेरे जाने के बाद ये हिजाब वाली देश का प्रधानमंत्री बनेगी। हिजाब वाली नहीं, कोई भी बन सकता है, सिर्फ वो हिजाब वाली थोड़ी, कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी की बपौती नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो सर्वप्रथम
अपने को भारतीय समझे और भारतीय की तरह बर्ताव करे और एक भारतीय के रूप में समझते और बर्ताव करते हुए एक अपनी काबिलियत को प्रधानमंत्री के रूप में देश के इतने बड़े नेता के रूप में अपने को पेश करें। हिजाब के रूप में नहीं, मुसलमान के रूप में नहीं, सिर्फ भारतीय के रूप में। तो असदुद्दीन ओवैसी जो प्रधानमंत्री बनने के लिए भारतीय की तरह एहसास, भारतीय की तरह बर्ताव पहले करना होगा, जो कि तुम बराबर ये सिखाते हो कि कुरान के अनुसार, इस्लाम के अनुसार, हिजाब के अनुसार ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। रही बात तो तुम बराबर संविधान की बात करते हो, तुम संविधान का पालन करता ही नहीं है। संविधान कहता है कि हम सभी लोग भारत के लोग हैं, और तुम बोलता है मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो संविधान विरोधी तो तुम ही हो। और थोड़ी सी भूल रह गई है संविधान के बनाने वालों ने, हालांकि वो बहुत मेहनत किया, लेकिन पहली बार वो भारत का संविधान बना है तो कहीं न कहीं जो है वो चूक रह गई है। एक तो जो पहली जो धारा है संविधान की, जो लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका जो है देश के गद्दार जो है वो फायदा उठाते हैं, और इस गद्दार राहुल गांधी ने फायदा उठा ही लिया, उसी का फायदा उठाया और उसी का उदाहरण भी दिया कि हमने जो कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है तो ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। बताइए यदि कोई चूक रह गई है तो ये देश के गद्दार राहुल गांधी जैसे जो है उसका दुरुपयोग ही करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता दल इस विषय में मैं स्पष्ट ये बताया कि एक तो जो इस देश का जो नाम कोई बोलता है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी, ये सब खारिज करिए ना। यह देश सिर्फ भारत है, भारतवर्ष है, न तो हिंदुस्तान है न तो इंडिया है। इंडिया भी जो है एक आयातित इंपोर्टेड शब्द है, और हिंदुस्तान कहते जो है, हिंदुस्तान की बात कहते ही यानी हम पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, विभाजन को स्वीकार करते हैं। तो यदि विभाजन की बात को खारिज करना है, पाकिस्तान के अस्तित्व को खारिज करना है, तो हिंदुस्तान ऐसे शब्दों का बिल्कुल परहेज करना होगा। तो इस देश के लिए जो है शब्द है सिर्फ भारत। तो जो पहली धारा जो लिखी गई है कि इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स के स्थान पर भारत विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, अंग्रेजी में भारत विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। भारत अपने प्रांतों सहित जो कि उसकी प्रशासनिक इकाई है, ये प्रांतों से भारत नहीं बना है, ये प्रांत जो है उसकी प्रशासनिक इकाई है। ये स्पष्टता होनी चाहिए संविधान में। तो इस तरह के संशोधन की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा इस तरह का संशोधन कर देगा। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश के गद्दारों को जो कि इसमें इस्लामिक स्टेट की बात हम नहीं कहते हैं कि लागू करना चाहते हैं, लेकिन जो इस्लामिक स्टेट की तरह जो बात चलाते हैं, उनका इलाज यही है कि संविधान की धारा 25, 26, 27, 28, 4A और 30 को समाप्त कर देना चाहिए। अपने आप जो है ये रास्ते पर आ जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। और बहुत दुरुपयोग हुआ, और वो दुरुपयोग असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा तो कम हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा बहुत ज्यादा हुआ। क्रिश्चियन मिशनरी ने इतना यानी पंथ परिवर्तन कराया, क्रिश्चियन मिशनरी हुए, और बौद्ध में इसी जो है जो धारा है
25, 26, 27, 28 और 30। इसको जितना जल्दी हो सके वो, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि वो जैसे जब इस देश का नागरिक है तो वही नागरिक यानी एक पद के अनुसार यानी दो पत्नी रखे वो जायज है, और किसी को यानी एक पत्नी पर जो है वो दंड मिले, कैसे भाई? और उसके विरोध में जो है ये तर्क इसने क्या दिया कि ये भेद विभेद जो है जो कि उसके अनुपंथ के अनुसार जो है जो उसको मान्यता मिली हुई है कि एक जो है 2 पत्नी 3 पत्नी रखा और एक को एक से अधिक पत्नी पर दंड मिलता है। वो तर्क उसने दिया कि माने इस्लाम पंथ के अलावा जो और भी लोग हैं वो भी पत्नियां रखे हैं, माने पत्नी क्या रखा है टाइप का। सवाल इस बात के कि इतने गंदे लोग हैं, हमेशा गंदगी से ही जो है वो तुलना करते हैं। एक मतलब कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता और वो होता तो एक ही पत्नी वो पत्नी के साथ आप गुजारा करिए, और यदि आप उससे भेद होता है तो तलाक की व्यवस्था है। 3 तलाक के अलावा 3 तलाक नहीं चलेगा कि 3 बार बोल गया तो 2 तलाक, और फिर उसका गुजारा भत्ता आप दीजिए। सबके लिए होना चाहिए, चाहे ईसाई पंथ का हो, चाहे सिख पंथ का हो, चाहे हिंदू सनातन को, चाहे इस्लाम का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता तो है। तो और उसके साथ साथ ये जो है धारा 25, 26, 27, 28 और 30 को संविधान से भारत के संविधान से अविलंब निकाल देना चाहिए। और ये असदुद्दीन ओवैसी बस उसी में घुसा रहता है, और कभी भी इस देश को ये नहीं मानता है कि ये भारत के संविधान पर आधारित है। हमेशा इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे कि ये इस्लामिक स्टेट है। और एक बात और, कुछ और भी बातें करनी थी कि भाई भारतीय ताकत दल सिर्फ अपने देश में भारतीयता के माहौल का ही पक्षधर नहीं है। किस तरह का शासन और किस तरह की खिदमत करेगा अपने अवाम की, मुल्क की, उसके विषय में उसकी भी एक रूपरेखा कुछ एपिसोडों में बताया गया था। लेकिन मैं सोच रहा था कि एक आध एपिसोड में उसको थोड़ा विस्तार से मैं बताऊंगा, और बताने की आवश्यकता है कि हमारे जो है आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम ये भी समझे कि भारतीय ताकत दल सिर्फ जो है माहौल के पक्ष में नहीं है, कि भारतीयता का माहौल, वो भारतीयता आधारित जो है वो मतलब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती, जनभक्ति, मुल्क परस्ती और आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी जो है वो ये भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, आपसी विश्वास, आपसी सद्भाव, ये सब इसी पक्ष में नहीं है, और ताकि नफरत वो समाप्त हो। तो सिर्फ इसी के नहीं बल्कि वो किस तरह की खिदमत वो करना चाहता है और करने की उसकी योजना है, इसके विषय में भी जानकारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को होनी चाहिए। तो उस विषय में मैं सोच रहा था, लेकिन चूंकि एपिसोड लंबा होने का कुछ अंदेशा है, इसलिए आगे आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा। लेकिन देश में नफरत को खत्म करके आपसी भाईचारा और आपसी सद्भाव, आपसी गंगा जमुनी तहजीब लाना भी एक बहुत बड़ा काम है। और नफरत के अलावा ना, जो ये कृत्रिम पहचान और उस पहचान के स्थान पर जो दीवार बनी हुई है, जातिवाद का, संप्रदायवाद का, सांप्रदायिकता का, भाषावाद का, प्रांतवाद का, भाषागत जो प्रांत बने हैं इसमें, और इनको तोड़ करके भारतीयता के माहौल को लाना, यह भी एक बहुत बड़ा काम है। हमारे भारतीय भाई बहन समझते होंगे। और
बहुत बड़ा काम भी है। और ये जो संदेश है, जो निवेदन है, अभी जन जन तक पहुंचा नहीं है। और हमारे पास अभी वो साधन नहीं है कि वास्तव में इसे सोशल मीडिया में आईडी वगैरह का उपयोग करके जन जन तक हम इसको पहुंचवाएं। लेकिन मैं इसको पहुंचवाऊंगा। लेकिन मेरे पहुंचवाने के पहले हमारे भारतीय भाई बहन भी जो है बिल्कुल वो जो जन जन तक जो है उसको पहुंचा सकते हैं। यह देश के लिए बहुत जरूरी है। ये देश ये हमारे मुल्क जो भारत है, मतलब कि भारत राष्ट्र और एक संवैधानिक इकाई के रूप में संवैधानिक इकाई के रूप में यदि इसको विकसित होना है, मजबूत होना है, महफूज होना है, तो भारतीयता का माहौल लाने जो है अनिवार्य है। तो ये काम भी बहुत जो है बहुत जरूरी है। और इसके विषय में भारतीय जनता दल की अपनी खोज नहीं है। हमारे महापुरुषों ने ये पहले से बताया हुआ। देखिए, चक्कर यह है कि हमारा जो माहौल है, हमारे जितने भी महान संत हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, उन्होंने रास्ता दिखाया है। हम उनको महत्व देना, हम उनकी बातों को महत्व देकर उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। समस्या यहाँ पर है। उन्होंने उलझी हुई बातों को बिल्कुल सरल करके, बिल्कुल साधारण बना करके आपके सामने पेश किया है। हमने कई बार बताया हुआ कि जैसे ये हिमांशु त्रिवेदी जो है तमाम अपना बौद्धिक अहंकार जो है वो दिखाता रहता है। भारतीय जनता दल ने बराबर इसके बकबक करने पर बराबर कहा कि तुमको जो है इतने बौद्धिक अहंकार दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कबीरदास के उनकी उपदेश से, उस दोहे से सीख लो ना। उससे सीख लो। जो कबीरदास ने कहा कि भाई क्या कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। अब तुम कितना पढ़ गए हो, कितना माने तमाम वेद पुराण संस्कृत वगैरह पढ़ गए हो, इससे कोई मतलब नहीं। 2.5 अक्षर जो प्रेम का है उसी को पढ़ लो और उसी के जीवन में उतारो। सबसे मोहब्बत करो, सारे पंथों का आदर करना सीखो। तब तुम्हारे पढ़ाई का, ज्ञान का और विद्वत्ता का, और पढ़ाई ज्ञान और विद्वत्ता का कोई मतलब होगा। बहुत विद्वान, बड़े जानकार और देश में नफरत फैलाओ तो वो सब व्यर्थ है। यही बात हमारे वो संत कबीर ने मुख्तसर अल्फाजों में उसको समझाया हुआ है। हमारे संत कबीर ने यह भी कहा है कि सांत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सत्य बोलने से बढ़ करके कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने से बढ़ करके कोई पाप नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी महोदय यही कह रहे हैं कि सत्य बोलने से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। जो सज्जन सत्य का आचरण करते हैं उन्हीं के हृदय में प्रभु, ईश्वर, गॉड, खुदा का वास होता है। तो इतना तो सीख लो। तो हमारे संत महात्माओं ने बड़ी जो है माने बिल्कुल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है वहीं से उदाहरण, वहीं से मिसाल उठाते थे अपनी जनता को समझाने का। सूफी संतों ने कहा कि इंसान की खिदमत करो, अल्लाह को खिदमत मिल जाएगी। इंसान को अपना समझो ना। ये हमारे सूफी संतों ने सिखाया।
संत रविदास ने सिखाया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन की सफाई करो, मन की सफाई के अनुसार उससे आचरण करो। हमारे संत रविदास ने कहा। हमारे जो संत कवि थे रहीमदास, अब्दुल रहीम खान खान, उन्होंने क्या कहा कि मान सहित विष खाए के सम भयो जगदीश, अभी बिना मान अमृत पिए राव कटायो शीश। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बोले शंकर को जहर मिला, पी गए और जगदीश हो गए। वो तीनों लोक के स्वामी हो गए, जगदीश हो गए। अब बगैर सम्मान के अमृत पी करके भी राहु ने अपना सिर कटवा लिया। तो सम्मान के साथ कोई चीज मिलती है, जहर भी मिलता है, वो भी अमृत के समान है। ये बात, ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इन बातों में अमृत के समान है। ये हमारे रहीमदास जी ने सिखाया हुआ है। तो लेकिन हम उनका महत्व करना सीखें। तो अब भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब की सीख हमारे सूफी संतों ने दी हुई है। और आज ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे, सुधांशु त्रिवेदी जैसे, सुरेश चौहाड़के जैसे उसी गंगा जमुनी तहजीब का आपसी भाईचारा का मजाक उड़ाते हैं। और ये उदाहरण करके ये कहाँ से लाते हैं? देखिए, ये सब कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन इसको हम बंद करना चाहेंगे, आगे हम बोलेंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।